अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था और क्या नहीं था और सबसे अहम बातें कौन सी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद PTI वाले पहले खुश क्यों हुए, बाद में रंजीदा और दिल गिरफ्ता क्यों हुए। ये दो मौज़ूआत हैं जिन पर ज़्यादातर बात होगी। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से कुछ फ़ैसलों पर बात होगी और फिर जाली डिग्री वाले जस्टिस तारक जहांगीरी को बचाने की सिंध हाई कोर्ट ने एक कोशिश की है, लेकिन ये अधूरी कोशिश है और इसकी कामयाबी का इम्कान क्यों नहीं है। नाज़रीन, कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ज़्यादातर मौजू तो बलूचिस्तान था, तो चंद सत्रों में पहले बलूचिस्तान पर बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि हमने इतने हज़ार, शायद 48,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे से दहशतगर्दों को निकाल बाहर किया है, लेकिन इसके बाद का जो काम है वो है इंतज़ामिया का, यानी कि सिविल हुकूमत का। अच्छा, यहीं आकर सारा काम ख़राब होता है। यानी फ़ौज ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है और माजी में इदारों की तरफ से बलूचिस्तान के अवाम पर जो ज़्यादतियाँ होती रही हैं उनका एतराफ़ किए बग़ैर उनके इजाले के लिए रियासत कोशिशें कर रही है। ये भी काबिल तारीफ़ बात है, लेकिन मामलात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं अब तक कि जैसा कि आपने सुना कि अख्तर मेंगल साहब को ये कहना पड़ा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल नहीं रहा, निकल चुका है। मैं इस पर यह गिरा लगाऊंगा और ये मेरी राय है और इस राय के हक़ में मेरे पास दलाइल भी हैं, लेकिन वो फिर कभी सही, मैं इस पर यह गिरा लगाऊंगा कि हाथ से निकल चला था, लेकिन हाफ़िज़ आसिम मुनीर के इक़दामात ने उसको थाम लिया है और अब बलूचिस्तान के पाकिस्तान से निकल जाने के या हाथ से निकल जाने के ख़दशात रोज़ बरोज़ कम होंगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि रियासत जिन लोगों पर तकिया कर रही है कि वो बलूचिस्तान के हालात अच्छे कर देंगे, वो लोग इस तकिए के, इस एतमाद के काबिल नहीं है। ये वही सरफराज बुगटी हैं, वही जाम कमाल, वो यानी सारा टोला जो है ये वो टोला है जो बलूचिस्तान में हालात को ठीक होने ही नहीं देता। अब ISPR के DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि बलूचिस्तान में फ़ौज ने कई तरक्याती इक़दाम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। लेकिन जहाँ जहाँ इन सरदारों की बालादस्ती है, ये जो इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत में बैठे हैं, वहाँ वहाँ ये लोग ना तो स्कूल बनने देते हैं। अब बलूचिस्तान के अवाम दो तरफ़ा मुसीबत में हैं। एक तरफ जो दहशतगर्द हैं वो भी बलोच अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान से दुश्मनी तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो बलोच अवाम की हमदर्दी भी नहीं कर रहे, उनको भी तबाह कर रहे हैं। ये एक तरफ BLA वाले स्कूल उड़ा रहे हैं, सड़कें नहीं बनने दे रहे, डैम नहीं बनने दे रहे, जहाँ भी कोई तरक्याती काम हो रहा होता है वहाँ ये हमला कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जिन इलाकों में अमन है और जहाँ इन सरदारों की, इन सियासतदानों की बालादस्ती है, का इनका इक़्तिदार है, कंट्रोल है और जिन पर रियासत तकिया कर रही है, वो भी अपने इलाकों में कोई तरक्याती काम नहीं होने देते। कोई हस्पताल है इनके इलाकों में, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई सड़क है, ना कोई कॉलेज है, कुछ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का बहुत पसमानदा सूबा है। और ये एक बस गरीबों के हवाले से एक मुहावरा है ना, कोई मुहावरा मुझे उसके अल्फाज याद नहीं आ रहे, लेकिन वो मफहूम ये है कि गरीबों के घर में खुशी दस्तक नहीं दिया करती, अगर देती भी है तो वो गलती से दे देती है। तो बलूचिस्तान के साथ भी यही हुआ। CPAC की वजह से बलूचिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था उसकी वजह से बलोच अवाम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मस्बत तब्दीली आनी थी, बहुत खुश आइंद किस्म की तब्दीली आनी थी। अंदाज़ा कीजिए कि बलूचिस्तान में इस वक्त, बलोच इलाके में इस वक्त कोई रेलवे लाइन सफ़र के लिए नहीं है। कोयटा से चागी और आगे ईरान को जो जाने वाली रेलवे लाइन है वो है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रेटजिक रेलवे लाइन, क्योंकि वो ईरान को मिलाती है, लेकिन आवाम के लिए उसमें बहुत कम सहूलतें हैं। पता नहीं वो हफ्ते में एक दिन चलती है या 15 दिन में एक दिन में एक मरतबा चलती है और वो वीरान पड़ी हुई है। जो रेलवे लाइन सक्खर से कोयटा जाती है, जो पूरे पाकिस्तान से बलूचिस्तान को मिलाती है, वो पश्तून बेल्ट में से गुजरती है और थोड़ा सा उसमें से बलोच इलाका भी आता है, कुछ बलोच इलाका, लेकिन ज़्यादा पश्तून इलाका। बलोच इलाके में कोई रेलवे लाइन नहीं थी। CPAC की वजह से
एक रेलवे लाइन ग्वादर से निकलकर कोयटा जानी थी और यानी उस मेन लाइन को उसने स्ट्रेंथन करना था, और दूसरी लाइन निकलकर सिंध के शहर जैकबाबाद से उसने आकर मिलना था। गोया कि न सिर्फ ये है कि ये दो रेलवे लाइनें मजबूत बनती जो बलूचिस्तान की तकदीर बदल देती, बल्कि सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियानी रिश्ते, ये मवासलाती रिश्ते, ये ट्रांसपोर्ट के रिश्ते की सहूलतें बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी। और इसके अलावा जो सड़कों का जाल था वो अलग से था, और इन सड़कों की वजह से बलूचिस्तान के कितने कस्बों शहरों ने आपस में मिल जाना था, और सिर्फ मिल ही नहीं जाना था बल्कि इन सारे रूट्स पर रोज़गार के मौके भी मुयस्सर आने थे। लेकिन वो राहील शरीफ को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। वो पिज़्ज़ा बाजवा जो अब भागे अमेरिका, उसको भी मंजूर नहीं थी, फिर ये बाजवा को भी ये चीज़ें मंजूर नहीं थी, और फिर वो फैज़ को भी ये चीज़ें मंजूर नहीं थी, और वो पागफूरा उसको भी ये चीज़ें मंजूर नहीं थी। इन्होंने फिर पाकिस्तान को डस लिया। बलूचिस्तान को तो डसा ही डसा, पाकिस्तान को भी डस लिया, क्योंकि बलूचिस्तान की ये तरक्की जो थी ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ायदे की तमहीद होती। तमहीद क्या होती है? एक खुशहाली के एक बाब ने खुल जाना था, लेकिन इन लोगों ने डस लिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अभी तक इस जहर के असरात से निकल नहीं सका। तो अब जो मौजूदा अस्करी क़यादत है वो बलोचों से न सिर्फ ये कि हमदर्दी रखती है, उनके ज़ख्मों पर फहार रखना चाहती है, बलूचिस्तान में तरक्की भी चाहती है, बलूचिस्तान में माजी की ज़्यादतियों का अजाला भी चाहती है, गैर मुल्की दहशतगर्दों का सफाया भी करना चाहती है। ये सारे काम वो करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे जो सिविल क़यादत मुंतखब की है उसने, या शूमी तकदीर से उनके पल्ले पड़ गई है, वो इस काबिल नहीं कि उस पर एतमाद किया जा सके। वज़ीर आला चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे मुस्लिम लीग का हो, अगर इन्हीं लोगों के टोले में से आना है तो वो न पीपल्स पार्टी का है, न वो मुस्लिम लीग का है, वो बलूचिस्तान के दुश्मनों का जो यानी प्रैक्टिकल जो दुश्मन है वो उनमें है। बहरहाल अब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हुकूमत ने फ़ौजी दस्तों को, कानून नाफिज करने वाले दस्तों को मज़ीद इख्तियारात दे दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हुए, और एक सवाल जो ज़ाहिर है जिस पर सियासी हवाले से सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ हुई वो यही सवाल था। वो सवाल ये था कि क्या इमरान खान को फ़ौजी तहवील में दिया जा रहा है, क्या उस पर कोर्ट मार्शल होगा, फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा? तो ज़ाहिर है फ़ौज का तर्जमान ये बयान कैसे दे सकता था, जबकि ये मामलात एक किस्म के टॉप सीक्रेट भी होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। बहरहाल फ़ौज ने जो जवाब दिया वो ये था कि जो भी शख्स फ़ौज के अंदर रहा हो और उसने मिलिट्री एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की हो, और उसका कोई साथी हो जिसके साथ उसने तावन किया हो या राब्ता किया हो या उससे काम लिया हो या उसे इस्तेमाल किया हो, यानी फ़ौज से बाहर के किसी आदमी को, तो वो भी कानून के दायरे में आएगा। ये जवाब था जो पीटीआई वालों के सर से गुजर गया, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया, और सोशल मीडिया पर एक जश्न का समा बन गया कि लीजिए जनाब, फ़ौज ने पीटीआई से एतमाद साजी का बाब लिख दिया है, और अब इमरान खान रिहा होने वाला है। इमरान खान के बारे में उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और इस तरह की बात गोल कर दी, और इमरान खान पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा। उसके अलावा दो और बातें भी थी जिन पर जश्न मनाया, वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद इनके पास मतन आया, सवाल जवाब का लफ्ज़ मतन आया, तो फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आई कि ये तो इमरान खान को खिड़की में लेने का ऐलान है। यानी जनरल फैज़ का जो को अक्यूज़्ड है वो इमरान खान है, ये सबको पता है, और तर्जमान ने यही तो कहा कि जो भी हो, चाहे वो उसकी कुछ भी हैसियत हो, चाहे वो कितना ही बाअसर हो, अगर वो किसी फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी अफसर के हाथों इस्तेमाल होता रहा या उसे इस्तेमाल करता रहा या कुछ भी किसी भी हवाले से वो मुलव्वस है, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या हो सकती है? क्या ये इनका ख्याल था कि फ़ौज के तर्जमान को बाकायदा ये फ़िक्रा कहना चाहिए था कि हाँ, हम इमरान खान को अगले हफ़्ते या अगले चंद दिनों में या अगले 2 हफ़्तों में फ़ौजी तहवील में ले रहे हैं? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। फ़ौजी तर्जमान के बयान में इस तरह की बातें नहीं की जाती। अब फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने कोई ख़बर दी थी आपको? नहीं दी थी। वो ख़बर तब आई जब उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, वरना 2 महीने पहले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इशारा कर देते कि हाँ, हम फैज़ को पकड़ने वाले हैं, लेकिन नहीं किया।
तो जहाँ भी हुआ और PTI ने जश्न मना लिया। और ये जश्न जितनी इनकी समझ है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये ज़ुम्बीज़ हैं, ये ब्रेन डेड हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता। इनको जो चीज़ सामने नज़र आती है चमकती हुई चीज़, वो उसको ये समझ लेते हैं कि यही सोना है, चाहे वो आग का अंगारा हो। तो उनको बात समझ में आने में थोड़ी देर लगी, लेकिन शुक्र है कि एक ही दिन में समझ आ गई, शाम तक समझ में आ गई। अब वरना हो सकता था कि ये इनका जश्न दूसरे दिन तक आज भी जारी रहता और आज रात को या कल रात को इनको समझ में आती कि उन्होंने कहा क्या है। 9 मई के हवाले से मैं बता चुका हूँ और ये अंदर की ख़बर है। और अंदर की ख़बर से मुराद ये नहीं है कि ये सिर्फ 2-4 लोगों के पास है। ये अंदर की ख़बर वो है जो इस्लामाबाद के तकरीबन हर सहाफ़ी को बराह रास्त मिली है और लाहौर के सहाफ़ियों को भी इनसे मिली है। और फिर पाकिस्तान भर के, कराची के, कोयटा के, पिंडी के, पेशावर के, जो भी सियासी लिहाज से महवर शुमार होते हैं पाकिस्तान की सियासत में, उन तमाम शहरों के सहाफ़ियों तक ये बात पहुँच गई कि जनरल फैज़ और इमरान खान के गठ जोड़ के 1-2 नहीं अनगिनत सबूत, दस्तावेज़ी सबूत, टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग वाले सबूत, वीडियो सबूत, ऑडियो सबूत, वो सर्कमस्टांशल सबूत, हर तरह के सबूत जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो चुके हैं, कंपाइल हो चुके हैं कि बचना मुमकिन नहीं है, ना फैज़ के लिए और ना इमरान के लिए। फैज़ के बारे में तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उससे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी और मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ही होती हैं, एक वो वाली और एक उम्र कैद। और इमरान खान को हो सकता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट ना मिले, मैक्सिमम से कुछ नीचे रह जाए। ये भी एक ख़्याल है कि शायद मैक्सिमम ना हो, वरना इम्कान ये भी है, यानी इस बात का इम्कान भी है, अगरचे कम है, कि इसे भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। अच्छा, जिन दूसरी बातों पर जश्न मना रहे थे ये था कि देखो, इन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का नाम नहीं लिया और ना ही इंतशारी टोले का जिक्र किया। तो अब अंदाज़ा कीजिए इनकी अक्ल का कि इस बात पर खुश हैं कि इंतशारी टोले और डिजिटल दहशतगर्दों का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि हमारा जिक्र नहीं किया गया। ऐसी बात है जैसे कोई थानेदार इलाके में आए और वो इधर उधर की बातें करे और उसकी गुफ्तगू में चोर का जिक्र ना हो, किसी चोर का जिक्र ना हो। वरना होता है ना कि थानेदार के भी इस इलाके में चोर है, इस इलाके में बस्ता अलिफ का बदमाश है, इस इलाके में जग्गा है, कोई दहशत यानी इस तरह का कोई भी क्रिमिनल है, तो वो इस तरह की कोई बात ना करे और वो जो चोर हो उस मोहल्ले का वो फिर जश्न मनाता रहे कि देखो थानेदार आया लेकिन उसने मेरा तो नाम ही नहीं लिया, यानी उसने चोर का जिक्र ही नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में इनके लाशऊर में ये बात बैठ गई है कि हाँ, इंतशारी टोला है तो हम हैं और डिजिटल दहशतगर्द हैं तो हम हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीज़ें ISPR अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस्टेब्लिश कर चुका है। अब इसको मज़ीद इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं, 9 मई के हवाले से हो या किसी और हवाले से। और दूसरी बात जिसका शायद आम पब्लिक को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं उनको पता है कि सोशल मीडिया पर इनकी इंतशारियत और डिजिटल दहशतगर्दी में खातिर खा कमी आई है। जो भी हालिया अरसे में इक़दाम किए गए हैं उनकी तफसील अलग है, वो चीज़ें खासी कम हुई हैं। खासी कम होने का मतलब ये है कि मज़ीद कमी होगी और अब यानी वो उस तरह का हवा ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं रही है जिस तरह का चंद हफ्ते पहले तक ये मामला था। इसमें अब कमी आई है और ज़ाहिर है कोई अगर ये सोचे कि ये 100% प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं लोग, बाकायदा मिशन के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी की हिदायत के मुताबिक बहुत कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर से भी लोग मौका पाकर ये करते रहेंगे। लेकिन वो चीज़ फिर या टॉलरेट कर ली जाएगी या नज़रअंदाज कर दी जाएगी या उसे नागुज़ीर बुराई समझकर उसकी तरफ से उस तरह की आंख उठा ली जाएगी जिस तरह की आंख रखी गई है। तो ये 2 बातें हैं कि ये जिक्र नहीं किया। हालांकि अच्छा, ये जश्न उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर भी किया था कि देखो, इंतशार पसंदी का जिक्र नहीं है, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं है, 9 मई का जिक्र नहीं है। और भाई उसमें ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतशार कर रहे हैं और उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इंतशार पसंद टोला कौन है पाकिस्तान में? आप ही तो है। आप इंतशार पसंद टोला है और दहशतगर्दों के साथी हैं। कल इमरान खान ने सवाल किया कि जनाब ये हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि TTP को हम लाए, तो BLA को कौन लाया?
तो भाई इसका जवाब ये है कि BLO को भी तुम्हारा मुर्शिद लाया, परवेज़ मुशर्रफ लाया, लेकिन इस वक्त BLA और TTP में जो इश्तराक चल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी पीछे PTI नहीं तो और कौन है? अफ़गानिस्तान के तालिबान नहीं है तो और कौन है? दुश्मनी एक ही है, पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, पाकिस्तान से पश्तून एरिया सारा वापस लेना है। ये है एम तालिबान का, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का। तो खैर अच्छा, अब दूसरा मौजू हम कराची यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं। कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारक जहांगीरी की डिग्री को जाली करार दिया और कहा कि यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई डिग्री जारी नहीं की, और जिस कॉलेज का वो हवाला दिया वो उस कॉलेज में इनका एनरोलमेंट कभी था ही नहीं, उन्होंने मनसूख कर दिया। तो वकीलों के PTI के वकीलों ने इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और वहाँ जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं और एक अमजद अली सहतू साहब हैं, इन दोनों जजों ने इस सिंडिकेट के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया और कहा कि सिंडिकेट ने जस्टिस जहांगीरी को क्यों नहीं सुना। अच्छा, ये तो कह दिया, लेकिन ख़ुद इन्होंने सिंडिकेट वालों को सुना ही नहीं और उसको सुने बगैर उनका फ़ैसला मुअत्तल कर दिया, और 3 हफ्तों के बाद जवाब तलब कर लिया है डिप्टी अटार्नी जनरल से और एडवोकेट जनरल से। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये दोनों जब जवाब देंगे, चाहे तहरीरी जवाब दें चाहे ज़बानी जवाब दें ऑन द रिकॉर्ड, यानी सिंध हाई कोर्ट के डाइस पर आकर, रोस्ट्रम पर आकर बयान दें या लिख कर बयान दें, इन्होंने क्या बयान देना? इन्होंने यही बयान देना है कि ये डिग्री जाली है। और उस वक्त फिर ये सिंध हाई कोर्ट के ये जज क्या करेंगे? अब कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझने लगे कि पेटी भाई को बचाने के लिए लोग हरकत में आ गए, और बात तो करने वाले यहाँ तक कहते हैं कि देखो सबको अपनी पड़ गई है, क्योंकि आज जहांगीरी की बारी है तो कल किसी और की बारी आ जाएगी। और ये साकिब निसार से मंसूब ये फिक्रा तो गश्त कर ही रहा है कि जजों की 30% तादाद, यानी 100 में से 30 जजों की डिग्रियाँ जाली हैं, ये बातें भी फैल रही हैं। तो हाई कोर्ट को, अदलिया को इंसाफ करना चाहिए, न कि ट्रेड यूनियन के तौर पर काम करना चाहिए कि हमारे साथी पर हाथ डाला है, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात यह है कि कल मैं एक व्लागर को सुन रहा था, PTI का जो व्लागर है असद तूर, उसने एक फ़िक्रा, आप उसके व्लाग में सुन सकते हैं, उसने एक फ़िक्रा कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर अब जजों को मुअत्तल किया जाएगा। अच्छा, यानी जाली डिग्री इन साहब के नज़दीक कोई, यानी एक तो तस्लीम कर लिया उन्होंने कि हाँ डिग्री जाली है, लेकिन उनका एतराज़ ये है तूर साहब का कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप जजों को आप बरतरफ किया करेंगे, ऐसी छोटी छोटी बातों पर जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुआ करेंगी, इस तरह की बात उन्होंने की। और ये उनके अकेले की बात नहीं है, तकरीबन जितने भी PTI के ये व्लागर हैं वो सारे यही बात कर रहे हैं कि भाई डिग्री जाली है तो क्या हुआ, असल मसला डिग्री का है ही नहीं। असल मसला तो ये है कि ये उन 6 जजों में थे जिन्होंने ख़त लिखा और इस बात की उसको सज़ा मिली है, यानी 6 जजों में शामिल होने की बुनियाद पर इनके अगले पिछले जराइम जो हैं वो आज ख़ुद माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी जुर्म पर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये तो वो थे जिन्होंने ख़त लिखा था, ये तो 6 जजों में शामिल थे, ये कहानी थी। अच्छा, अब इस पर भी PTI जश्न मना रही है कि हमारा आदमी बच गया। भाई बचा नहीं है, सिंडिकेट का फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, जो कि मुअत्तल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर जाली डिग्री जाली होने का फ़ैसला सिंडिकेट किस मुतल्लिका यूनिवर्सिटी ने नहीं करना है तो क्या टेक्सला यूनिवर्सिटी ने करना है, या डेरा इस्माइल ख़ान की यूनिवर्सिटी ने करना है, या इनायतुल्लाह अली अमीन गंडापुर ने करना है? किसने फ़ैसला करना है? यानी ये तो हद हो गई है ना कि फ़ैसला सुने बगैर मुअत्तल कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है अदालत का फ़ैसला है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन ये फ़ैसला मुअत्तल हुआ है। ये नहीं हुआ कि ये डिग्री असली है, सिंडिकेट का फ़ैसला गलत है, गलत नहीं कहा गया, फ़ैसले को मुअत्तल किया गया है, सुना क्यों नहीं गया, इस तरह की बातें की गई हैं। और ये भी कहा गया जज साहब की तरफ से कि ये तो मामला जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। तो भाई जुडिशल काउंसिल में जाएगा ये मसला। कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने जहांगीरी को बरतरफ नहीं किया और ना उसका अख्तियार है, ना उसके ये दायरा कार में शामिल है। ये बरतरफी करनी या ना करनी ये तो इसका काम है जुडिशल काउंसिल का। कराची यूनिवर्सिटी का जो काम था वो उसने किया और उसने तजावुज़ नहीं किया। उसने ये कहा कि ये डिग्री जाली है। अब किसी की डिग्री असली जाली होने का फ़ैसला अगर मुतल्लका तालीमी इदारा नहीं करेगा तो फिर किससे करवाएंगे आप? लंदन में बैठे हुए अल्ताफ़ भाई से करवाएंगे, या लंदन में मफरूर जुल्फ़ी बुखारी से कराएंगे, या अनिल मुसर्रफ से कराएंगे,
या वो चीको से कराएंगे या सीधे टल्ली रावलपिंडी की लाल हवेली वाले से कराएंगे, अगर कराची यूनिवर्सिटी से नहीं कराना। ये तो कमाल दर कमाल हो गया। और फिर पीटीआई का जश्न था, वो भी कमाल था। बहरहाल 3 हफ्ते तक ये मामला लटक गया है। तो वैसे अपनी जगह ये एक हैरत का तमाशा ये भी है कि मौसूफ चिट्टे नंगे तौर पर कपड़े उनके उतर चुके हैं और वो अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इमरान खान ने कल एक अदालती कार्रवाई की समाअत थी, उसमें कहा कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मुज़ाकरात होनी चाहिए। यानी उसने यू टर्न ले लिया। पहले वो कहता था कि मुज़ाकरात फ़ौज से होंगे, इनसे नहीं होंगे। अब उसने फ़ौज का लफ्ज़ उड़ा दिया, इनसे नहीं होंगे ये भी उड़ा दिया। सिर्फ मुज़ाकरात की बात की और सिर्फ मुज़ाकरात ही की बात नहीं की, बल्कि इस पर अमल भी किया। कल स्पीकर के कमरे में पीटीआई के लीडरों, जिनकी क़यादत ये वो कौन सा है गौहर जान वो कर रहा था, और हुकूमती वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात हुए। और हुकूमती वज़रा कौन है? ये वही हैं जिनके बारे में इमरान खान ने 1372 मरतबा ये बयान जारी किया है कि मुज़ाकरात मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकते, इनके अलावा किसी भी ताकत से हो सकते हैं। और अब कल उन्हीं से मुज़ाकरात किए। तो ये मुज़ाकरात करने की मजबूरी क्या थी? ये एक खौफ है जो इमरान खान को खाए जा रहा है, ये उसका नतीजा है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।